अच्छा, पेज नंबर 41 पे थे हम लोग। कितने टाइप के टैक्स ईयर होते हैं? एक होता है नॉर्मल और स्पेशल और ट्रांजिशनल। किसी की जिंदगी में रूटीनली जो टैक्स ईयर होगा वो नॉर्मल या स्पेशल होगा, सही है। और ट्रांजिशनल तो सर्क्यूमेस्टेंशियल होता है, यानी हालात की वजह से होता है। कौन से हालात की वजह? नॉर्मल से स्पेशल में जाएं या स्पेशल से नॉर्मल में जाएं तो एक बीच में गैप आ जाता है, उस गैप को जो है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के नॉर्म से ताबीर किया जाता है। वैसे टैक्स ईयर होता क्या चीज है, मतलब टैक्स ईयर क्यों निकालते हैं? बिल्कुल टैक्स की अकाउंटिंग करने के लिए। जैसे हमें अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है तो हमें मालूम होता है कि भाई जो है वो कौन से दिन का बैलेंस शीट बनाए और कौन से पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए। इनकम टैक्स लॉ में बैलेंस शीट सॉर्ट ऑफ जो है वो चीज होती है वेल्थ स्टेटमेंट, जो इंशाल्लाह आगे की क्लासों में आपको आएगा पढ़ने को। और जो है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो है वो इनकम टैक्स लॉ में टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन कहलाती है। तो उस टैक्सेबल इनकम की कंप्यूटेशन के लिए हमें मालूम होना चाहिए हमें शुरू कहाँ से होना है और खत्म कहाँ पे होना है। तो वो शुरू और खत्म होने वाला जो पीरियड है वो टैक्स ईयर के नाम से ताबीर होता है, यही है ना। अच्छा, हमने पिछली क्लास में जो है वो ये बात पढ़ ली थी कि नॉर्मल और स्पेशल क्या होता है। ट्रांजिशनल के ऊपर पहुंचते पहुंचते हमारा वक्त खत्म हो गया था। आज वहां पे किताब से पढ़ते हैं पेज नंबर 42 पे। अच्छा, वेयर द टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन changes as a result of an order by the commissioner of income tax either from the normal tax year to special tax year or vice versa, the period between the end of the last tax year prior to the change and the date on which the change tax year commences shall be treated as transitional tax year। ये बात हुई थी। अच्छा, एग्जांपल जो है वो इसकी ऐसी है कि नॉर्मल टैक्स ईयर एबीसी लिमिटेड का 1 जुलाई 2022 से जून 2023 था, ठीक है ना। नॉर्मल हमेशा जून पे खत्म होगा। एप्लीकेशन दी कमिश्नर को और कमिश्नर ने जो है वो आपको स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ कर दिया। अब स्पेशल टैक्स ईयर 31 दिसंबर 2023 तो हो नहीं सकता है, ये होगा 31 दिसंबर 2024। 23 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें तो 6 महीने ऑलरेडी गुजर चुके हैं। पिछले साल जो हमने अपना जो है वो क्लोजिंग की थी नॉर्मल की, उसके अंदर 6 महीने वो ऑलरेडी शामिल हो चुके हैं। करंट जो है वो दिसंबर 2023 कैसे ले सकते हैं? तो हम ये लेंगे दिसंबर 2024। तो अब दिसंबर 2024 जो होगा वो शुरू होगा जनवरी 2024 से, खत्म होगा दिसंबर 2024 पे। तो फिर ये जो बीच के 6 महीने रह गए, यानी कि जुलाई 2023 से लेकर जून दिसंबर 2023, इसको क्या कहेंगे? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहेंगे। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को भी ऐसे ही ताबीर किया जाता है जिसको अंग्रेजी का वर्ड डिनोट, कि जैसे स्पेशल टैक्स ईयर, कि अगर जनवरी से जून के दरमियान में स्पेशल टैक्स ईयर आता है तो उस सूरत हाल में इसी कैलेंडर ईयर के नाम से इसको डिनोट करते हैं। और अगर जुलाई से दिसंबर के दरमियान में अगर जो है वो इसका एंडिंग आता है तो अगले साल के नाम से ताबीर करेंगे। तो हमारी वाली जो एग्जाम्पल है किताब वाली, 31 दिसंबर 2023 पे आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 6 महीने का मुकम्मल हुआ। इसका डिनोशन क्या होगा? यानी TTY 2024 ऐसे बोलेंगे। NTY बोलते हैं नॉर्मल के लिए, स्पेशल के लिए STY बोलते हैं और ट्रांजिशनल के लिए TTY बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा TTY 2024। अच्छा, अब इसकी कुछ नीचे एक्सरसाइज है, जरा आप उसमें ये बताइए, यानी हर एक में मुझे ये बताइएगा कि ये नॉर्मल है कि स्पेशल है। और अगर नॉर्मल या स्पेशल जो भी आप बोलते हैं इसके साथ ये बताइएगा कि इसको डिनोट कैसे करेंगे। 1 सितंबर 2021 से 31 अगस्त 2022, ये स्पेशल है। और इसका नाम STY 2023। यस, गुड। अच्छा, 1 जनवरी 2022 से 31/12/2000, आप ही लिखते रहिएगा पेंसिल से ताकि आपको याद रहे। NTY STY 2023। अच्छा, तीसरे वाले में 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2022। तो हाँ, और STY 2023 इसी साल के नाम से आ जाएगा। अच्छा, 1 मई 2022 से 30 अप्रैल 2023, STY 2023। और अगर जो है वो 1 जुलाई 2022 से 30/6/2023 है, ये NTY हो गया। और NTY 2023, गुड। तो बिल्कुल आपने सही आंसर दिए। और अब जो है वो हम थोड़ी सी कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, जो पास पेपर में इसके सवाल आता है वो वगैरह करते हैं। मैंने आपसे बात की
इसकी फाइल बना लेंगे। ये आखिर में संभालने मुश्किल हो जाएंगे अगर आप ऐसे इसको कैजुअली लेंगे। ये हैंड आउट जो है बेसिकली आपका मैप है, मतलब पूरी आपकी पढ़ाई का। जब आखिर में आप रिवाइज कर रहे होंगे, हैंड आउट उठाते रहिए, किताबें कनेक्ट करते रहिए, काम हो जाएगा आपका। और इसके हर एक के ऊपर जो वो सीरियल नंबर लिखा होता है। दिस इज द थर्ड डॉक्यूमेंट। दो पहले डॉक्यूमेंट आपको शेयर हो चुके हैं। ये सॉर्ट ऑफ मिनट्स भी हैं, नोट्स भी हैं। मिनट समझते हैं ना, कि कोई बातचीत की जाए तो उसको कागज पे लिख दिया जाए, दिस इज कॉल्ड मिनट्स। इन द लास्ट क्लास वी हैड डिस्कस्ड, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था द चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 था, सही है, जिसमें हमें यह बताया गया था कि आपको टैक्स ईयर निकालना चाहिए। टैक्स ईयर क्या चीज होती है? टैक्स अकाउंटिंग पीरियड होता है, इसमें लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू कंप्यूट द टैक्स चार्ज फॉर एनी पर्सन, आइडियली टैक्स ईयर किसी का भी जो है वो हमेशा 12 महीनों का होगा, और ये नॉर्मल होगा या स्पेशल होगा। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो है वो सर्क्यूमिस्टेंशियल होता है, जो चेंज ऑफ टैक्स ईयर की वजह से आता है, जो नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में जाने की वजह से आता है। और ये हमेशा 12 महीने से कम अरसे का ही होगा। ट्रांजिशनल कभी भी 12 महीने का। अभी मैं वापस क्यों कर दिया तुम लोगों ने आगे? इन्होंने वापस कर दिया मुझे। ये लीजिए, ये आगे पीछे। तो ये सर्क्यूमेशनशियल जो है वो होता है हमेशा, और इट विल ऑलवेज बी फॉर लेस देन 12 मंथ्स to avoid the escaping of tax liability of the period in between from the end of the last tax year and start of the next change tax year। ये escaping का मतलब क्या होता है? बचना। escaping का मतलब होता है बचना। यानी कि अगर एक टैक्स ईयर खत्म हो रहा है, नया टैक्स ईयर शुरू होने में टाइम लग रहा है, तो दरमियान में जो है वो जो अरसा रह जाता है उसको कहते हैं escaping हो रही है। तो उस escaping को कैटर करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया गया? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर इंट्रोड्यूस किया गया। अच्छा, द फॉलोइंग टेबल कैन बी हेल्प टू यू अंडरस्टैंड, यानी कि 3 टाइप के टैक्स ईयर को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। नॉर्मल, स्पेशल और जी। देखा, आप पिछली क्लास में थे। अच्छा, पिछली क्लास में हमारी ये बात हुई थी कि कमिश्नर को आपको कब अप्लाई करना है ये भी कुछ नहीं बताया मैंने। इसलिए नहीं बताया कि लॉ में है ही नहीं। कमिश्नर किस दिन पे अप्रूव करेगा ये भी लॉ में नहीं लिखा हुआ है ना। मगर एक बात ये जरूर लिखा हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी अगर अप्रूवल हुई तो जब भी हुई ये नहीं मालूम, मगर वो हमेशा पहले दिन से अफेक्टिव होगी। पहले दिन से मतलब यानी कि आपका जो है वो ईयर एंड था, यानी कि जो अगला स्पेशल टैक्स ईयर है, मैंने मिसाल के तौर पे आप स्पेशल पे हो तो उसके 12 महीने गिन लीजिए। 12 महीने गिनने पे जहां पे पहला दिन आता है बस वहीं से शुरू हो जाएगा। अगर वो मार्च 2023 में अप्रूव करे, जुलाई 2023 में अप्रूव करे, मगर उसकी कमेंसमेंट डेट हमेशा जनवरी 2023 से होगी, है ना। अच्छा, नॉर्मल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीनों का होगा। और ये क्यों होता है किसी का नॉर्मल? जैसे मेरा नॉर्मल है तो मैं कहता हूं क्यों है मेरा ये? बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट का मतलब ऐसा ही होता है ना। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन की, कोई बयान की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, बाय डिफॉल्ट है। टीचर हमेशा ही खड़ा होता है, स्टूडेंट हमेशा ही बैठे होते हैं। मतलब आप कभी भी ऐसी जगह पे नहीं देखो कि सारे स्टूडेंट खड़े हुए हैं और टीचर जो है वो बैठा हुआ हो। ठीक है, टीचर थक जाता है तो बैठ जाता होगा कोई, मगर एक स्टूडेंट तो हमेशा ही बैठे हुए होते हैं। ऐसा ही होता है ना हमेशा। तो ये बाय डिफॉल्ट है। यहाँ कहीं बोर्ड लगा हुआ है बैठना चाहिए, आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ था टीएसए में, क्यों बैठे हुए हैं? आपका ऐसा ही, ऐसा ही होगा ना। तो इन चीज फॉल्ट जिसको आप लोग अक्सर और बेशतर कहते हैं अंडरस्टूड है ना। तो अंडरस्टूड को बहरहाल लॉ की लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट कहा जाता है। तो दिस इज बाय डिफॉल्ट कि आपका हमेशा नॉर्मल टैक्स ईयर होगा और ये 30 जून पे खत्म होगा। और इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है? उस कैलेंडर ईयर के नाम से डिनोट किया जाता है जिस कैलेंडर ईयर में आपका ईयर एंड यानी 30 जून फॉल कर रहा है। अगर 30 जून 2023 पे आपका नॉर्मल टैक्स ईयर खत्म हुआ तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर 2023। और 30 जून 2024 पे खत्म हुआ तो नॉर्मल टैक्स ईयर 2024। स्पेशल टैक्स ईयर, ये स्पेशल टैक्स ईयर भी 12 महीने का होता है, मगर ये हमेशा अदर देन 30 जून होगा। क्यों किसी का होता है ये? इसकी दो रीजन है।
या तो ऐसे कहा जाता है कि इसको रिपील ऑर्डिनेंस में ऐसा कहा गया है। रिपील ऑर्डिनेंस का मतलब नहीं 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 बताया था मैंने, मतलब होता है खत्म कर देना। अपनी किताबें कितनी है? 4 है। तो आज आप चारों क्यों नहीं पढ़ते? वो खत्म नहीं, वो रिपील हो गई है। तो कौन सी लेटेस्ट है? अल्लाह पाक का कलाम जो आखिरी है कुरान, वो लेटेस्ट है। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ना। आया उधर से ही है जहां से पिछली 3 आई थी, मगर ये क्या है? ये लेटेस्ट एडिशन है ना, ऐसा ही है ना। तो इसी तरीके से दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि आपके पास जो है वो जो कानून आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद दूसरा कानून आता रहता है। और जब एक के बाद एक के बाद दूसरा कानून आता रहेगा तो पुराना कानून क्या होता रहता है? रिपील होता रहता है। क्या होता रहता है? रिपील होता रहता है। पहले भी आपको बताया था इनकम टैक्स लॉ की हिस्ट्री क्या है। इनकम टैक्स लॉ की हिस्ट्री क्या है? 4 थे कि 3 थे? 3 थे। यस बोलिए। आई के में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको बोलने में, अगर आप नहीं बोलोगे तो नुकसान जरूर होगा, मगर बोलोगे और गलत बोलोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। मगर बोलोगे नहीं तो गारंटी है कि नुकसान हो जाएगा। और अगर बोलोगे तो हो सकता है फायदा भी हो सकता है कुछ भी ना हो। मगर अगर नहीं बोलोगे तो हमेशा नुकसान होना है। आई के में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप बोल दिया करें। कितने थे? 3 थे। कौन कौन से? 1922 का लो, 1979 का लो, और 2001 का लो। लेटेस्ट कौन सा है? 2001 का। पिछले क्यों नहीं पढ़ रहे? रिपील हो गए, यही बात। रिपील ऑर्डिनेंस से या तो आपका पुराना लॉ है, उसके तहत आपके स्पेशल टैक्स ईयर आ रहे हैं। इसको ऐसे भी बोला जाता है कि एफबीआर ने क्लास ऑफ टैक्स पेयर के लिए बयान किया हुआ है कि स्पेशल टैक्स ईयर होता है। आप किया हुआ है 4 स्पेशल टैक्स ईयर जिसको एफबीआर ने प्रोवाइड किया हुआ है। बताइए। बैंक, शुगर, राइस। बाकी में तो इतनी मगजमारी नहीं है, मगर शुगर के लिए थोड़ा रखना है। या तो शुगर के लिए एक बात तो ये कहनी है कि वो, दूसरा ये कि कौन सी है कंपनी है। अच्छा, दूसरी बात, या तो फिर ये कि जो है वो एफबीआर अगर अनाउंस ना करे तो फिर कौन अनाउंस करे? कमिश्नर अनाउंस करेगा। कमिश्नर को कैसे जो है वो पता चलेगा कि इसके लिए मुझे ऐसा करना है कि स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ करना है? एप्लीकेशन जाएगी। इन्होंने सवाल पूछा एप्लीकेशन कब दोगे, कुछ नहीं लिखा हुआ। एप्लीकेशन कब अप्रूव होगी, नहीं लिखा हुआ। मगर एक बात कंफर्म है कि इसकी स्टार्ट कब से होगी? पहले दिन से होगी। इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैलेंडर ईयर रिलीवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। ये अभी हमने पढ़ा भी, एक्सरसाइज भी की। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर ये हमेशा 12 महीने से कम का होगा, और ये उस वक्त होता है जब नॉर्मल से स्पेशल में या स्पेशल से आप नॉर्मल में जाते हैं। वाइस वर्सा का मतलब है उलट कर देना ना, है ना। द कैलेंडर ईयर रिलेवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द ट्रांजिशनल टैक्स ईयर फॉल्स। अग्री? बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्पेशल टैक्स ईयर डिनोट करते हैं। अच्छा, फिर अगली बात, कोई नॉर्मल से स्पेशल में जाता है या स्पेशल से नॉर्मल में आता है तो वो कमिश्नर को क्या कहता है? कंपेलिंग नीड कहता है। कंपेलिंग नीड के 2 एग्जांपल्स। यस, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिसको मैंने कहा था दूसरा मल्टीपल बिजनेसेस। जो पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अब जो है वो चूंकि आप एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आ गए तो थोड़ा सा आपको अपने वर्डिंग को स्टैंडर्डाइज कर देना चाहिए। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बोलते हैं कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, ऐसा ही बोलते हैं। यही मैंने नीचे लिखा है। कंपेलिंग नीड्स बताइए चेंज ऑफ टैक्स ईयर के लिए नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में जाने के लिए कि मैं कॉन्साइड करना चाहता हूं डिफरेंट कंपनीज के विद इन द ग्रुप कंपनीज, जिसको कहते हैं वांट ऑफ कंसोलिडेशन। या फिर दूसरी जो है वो कहिए कि मैं मल्टीपल बिजनेसेस में एंगेज करता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखी है कि अगर आप जो है वो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं और अब जो है वो आपको स्टार्ट करना है कौन सा वाला काम? राइस एक्सपोर्टिंग का। और राइस एक्सपोर्टिंग के लिए तो 31 दिसंबर है। तो फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे कि हम कमिश्नर को बोलेंगे कि हम एक से ज्यादा रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। कमिश्नर हमें इस बात के ऊपर, कंपेलिंग नीड के ऊपर हमें अलाउ कर देगा कि या तो आप नॉर्मल को स्पेशल में ले जाइए या स्पेशल को नॉर्मल में लेके आ जाइए। अच्छा, अब एक नई चीज जो आपने खैर अभी तक नहीं पढ़ी हुई है, वो ये चीज कि आप ये बताइए कि आपका इनकम टैक्स के अंदर कंप्यूटेशन करने के बाद अगला मरहला क्या होता है। यानी आपने कंप्यूटेशन कर ली इनकम की, जो भी मेरे साथ एग्जाम के लिए आप सीखोगे, तो फिर क्या करना होगा? आप उसको कॉपी पर लिख के एग्जामिनर को दोगे ना।
बगैर तो पास नहीं हो सकते। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को शुरू की पहली क्लास में बताया था कि इनकम टैक्स लॉ में कुछ एंसिलरी मैटर्स भी है। उसमें एंसिलरी मैटर में एक मैटर है, अच्छा अब रिटर्न फाइलिंग कोई ना कोई डेट होगी, ये हो सकता है कि जब जिसका दिल चाहे रिटर्न फाइल कर दे। यानी अगर आप आज ही मुझसे सारा इनकम टैक्स पढ़ लो, आप कहो शाम में मैं एग्जाम दे दूं, दे सकते हो? आपको डेट का इंतजार करना पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से इनकम रिटर्न की फाइलिंग के लिए दो है। वो अगला पैराग्राफ है, जरा आप इसको खुद से पढ़िए, वो मैं आपसे पूछता हूँ। और ये टैक्स ईयर के हिसाब से पता चलता है कि इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की ड्यू डेट क्या है। देखा आपने? आप चाहें तो अपने पेपर पे कोई छोटी मोटी एग्जाम्पल भी बना लें, मैं आपसे पूछूंगा भी, तो आप मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा कि रिटर्न फाइलिंग डेट टैक्स ईयर के खात्मे से पता चलती है। तो वो मुझे टैक्स ईयर के खात्मे की बेस पे एक छोटी सी मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूंगा, तो आप चाहें तो छोटी मोटी अपनी इसी पेज पे बना लें, किसी भी बना लें, मैं आपसे पूछता हूँ अभी। हाँ, ये लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए। पीछे पास ऑन कर दीजिए। रिटर्न फाइलिंग डेट को हमें निकालना है। हाँ, हाँ क्लास के बाद भेजना, दोनों के चाहिए, कर देता हूँ। तो पहले जो है ना को पढ़ लेना, मतलब यानी कि जो है वो हैंड आउट को थोड़ा सा पढ़ के फिर जो है वो तुम रिकॉर्डिंग लेना, तो तुम्हें आसानी होगी। आप लोगों ने क्या समझ पड़ी? अगर जो है वो एक कंपनी है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, एटलस होंडा लिमिटेड, ये होंडा बाइक बनाती है। इसका ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2022 पे। अभी अगला भी होगा, यानी अभी 31 मार्च 2023 आ गए तो एक और स्पेशल टैक्स ईयर खत्म हो जाएगा इसका। खैर आखिरी इसका जो है वो स्पेशल टैक्स ईयर खत्म हुआ है मार्च 2022 पे, पिछले साल। सही है? इसका रिटर्न फाइलिंग डेट जो है वो बताइए क्या होगी? ये बात तो कंफर्म है ना कि इसका स्पेशल टैक्स ईयर है। 31 मार्च 2022 पे अगर इसका साल खत्म हुआ है तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है। किसी को कोई शक? अप्रैल 2021 से शुरू हुआ होगा और 31 मार्च 2022 पे खत्म हुआ होगा। सही है? स्पेशल टैक्स ईयर हो गया। अब इसका रिटर्न फाइलिंग डेट बताइए क्या? से पहले पहले बिल्कुल गलत है। हाँ, कौन सा वाला 31 दिसंबर? ड्यू डेट नहीं है, स्पेशल टैक्स ईयर खत्म हुआ है। स्पेशल टैक्स ईयर कब खत्म हुआ है? 31 मार्च 2022 पे। अब आप बताइए एग्जैक्टली डेट। 31 दिसंबर 2022 इज द लास्ट डेट जब तक आपको अपना रिटर्न फाइल करना है, इन्होंने ये बताया। आप एग्री करते हैं? हाँ, इससे पहले भी, मतलब लास्ट डेट मैंने बोला है, तो आप भी सबको यही बोलोगे कि भाई लास्ट डेट ये है। इससे पहले पहले कभी भी बोल दो। कोई बोलता है कि भाई 30 जून इज द लास्ट डेट, तो आप बोलोगे 29 28 सब इसमें फॉल कर जाएंगे। अग्री ना?
फिर से सुनो, 31 मार्च 2022 के ऊपर आपका स्पेशल टैक्स ईयर खत्म हुआ। इन्होंने मुझे बताया 31 दिसंबर 2022 इज द लास्ट डेट। लास्ट डेट का मतलब इससे पहले पहले भी कभी कर सकते हैं, सही है ना? अब आप लोग सोचिए इन्होंने सही बताया कि गलत बताया? सही बताया। तो फिर कोई 30 जून क्यों बता रहे थे तुम? गड़बड़ हो गई थी। अच्छा, दूसरी एग्जांपल 30th, अभी मैं आप एग्जांपल से हम लोग चलते हैं, फिर किताब इससे पढ़ते हैं हम लोग। 30 सितंबर 2022 के ऊपर आदम शुगर मिल्स लिमिटेड ने, मतलब एक लिस्टेड कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है, आदम शुगर मिल्स लिमिटेड ने 30 सितंबर 2022 पे अपना साल खत्म किया। तो स्पेशल टैक्स ईयर होगा इसका रिटर्न फाइलिंग डेट। नेक्स्ट नहीं, ऐसे सही से बोलो, मतलब ये मैंने जब 30 सितंबर बोला तो आप नेक्स्ट ना बोलो, आप फिर एग्जैक्टली डेट बताओ। 30 सितंबर 2022। यस, बिल्कुल सही बताया। 30 सितंबर 2023 इज द लास्ट डेट, इससे पहले पहले भी रिटर्न फाइल करने। बैंक का कोई, किस बैंक का नाम सुना है आपने? अभी बैंक नाम सुना है? अच्छा चलो, मीजान इस्लामिक बैंक, चलो जुम्मे के रोज इस्लामिक बैंक सही है। तो 31 दिसंबर 2022 पे मीजान बैंक ने अपना साल खत्म किया। कब? 31 दिसंबर 2022। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, 30 सितंबर, 30 सितंबर जो है वो 2023, सही है। ये कैसे जो है वो इन्होंने, बीबी ने निकाला, इन्होंने ऐसे निकाला कि जो हमने टेबल जो है वो बनाया है उसके अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है कि अगर आप एक कंपनी हो और आप ये देखते हो कि जनवरी से जून के दरमियान में आपका ईयर एंड आता है, तो आप जून के बाद या ईयर एंड के बाद जो भी आपका पहला 31 दिसंबर आता है उस पर अपना रिटर्न फाइल कर दीजिएगा। ये मैक्सिमम लास्ट डेट है। और अगर जो है वो आप जुलाई से दिसंबर के दरमियान में अपना ईयर एंड देखते हो तो फिर उस सूरत हाल में आपको अगले साल, यानी आपके ईयर बाद, अगले साल नहीं, ट्रेंड के बाद जो भी 30 सितंबर आता है उस पे ले लेना है। जैसे इन्होंने कहा कि 30 सितंबर 2022, तो उसके बाद जो है वो कौन सा 30 सितंबर दोबारा आएगा? वो 30 सितंबर 2023 आएगा, उस पे उन्होंने रिटर्न फाइल किया। पहले वाले केस में उन्होंने जो आंसर दिया था वो ये दिया था कि मैं एटलस होंडा की बात कर रहा हूँ, है तो कंपनी, और कंपनी की सूरत हाल में ये हुआ कि 31 मार्च पे खत्म हुआ, तो ये तो पहले वाले लाइन के अंदर आ गया जिसमें ये था कि 30 जून से पहले पहले ईयर एंड या 30 जून पे ईयर एंड होता है, वो बंदा कंपनी है, तो उस सूरत हाल में वो ईयर एंड के बाद जो पहला 31 दिसंबर आएगा उस पर रिटर्न फाइल कर देंगे। अग्रीड है? अच्छा, अब एक और एग्जांपल, डीजी खान सीमेंट, सीमेंट बनाता है, 30 जून 2023 पे उसका ईयर एंड हुआ है। डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड, 31 दिसंबर 2023, ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, नेशनल पर्सन हूं, नाम आपको मेरा मालूम है, रिजवान मेरा नाम है। मेरा 30 जून 2023 पे साल खत्म होगा नॉर्मल। बताइए रिटर्न कब फाइल करूंगा? हाँ, 30 सितंबर 2023 पे फाइल करूंगा, सही है। अच्छा, अगर आपकी और मेरी कोई पार्टनरशिप बिजनेस है और हम जो है वो कोई कंसल्टेंसी का काम करते हैं, और वो कंसल्टेंसी के काम का हमने जो है वो कमिश्नर से स्पेशल टैक्स ईयर लिया हुआ है, और स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो हमारा खत्म होता है, फॉर एग्जांपल जो है वो 31 मार्च 2023 पे, 30 सितंबर 2023, माशाल्लाह आप तो चैंपियन हो गए। चले आइए। अच्छा, ये वाली जो डेटें हैं ये आपको सेक्शन नंबर 118 में मिलेंगी, जो मैंने यहाँ पे लिंक करके बताई है। स्पेशल टैक्स ईयर हो, नॉर्मल टैक्स ईयर हो, करते हैं इसलिए है कि भाई हम अकाउंटिंग कर सकें। अकाउंटिंग के साथ साथ इससे हमें यह भी पता चलता है कि वो अकाउंटिंग को जो हमें पेश करना है किसी को रिटर्न फाइलिंग के थ्रू, वो कब करना है वो भी इसी से पता चलता है, टैक्स ईयर से ही। अगर जो है वो आप कंपनी हो, सबसे पहली वाली कैटेगरी है कंपनी की, तो अगर उसका एंड जो होता है रिटर्न, यानी कि टैक्स ईयर का एंडिंग होता है तो 30 जून तक है, 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक, तो फिर वो ईयर एंड के बाद जो पहला 31 दिसंबर आएगा उससे पहले पहले अपना रिटर्न फाइल कर दें। और अगर जो है वो सूरत हाल ये हो कि अदर देन कंपनी हो, जो कि पहली वाली कैटेगरी में फॉल कर रहा हो, यानी कि अब ऐसी कंपनी की बात आ रही है जिसका जो है वो ईयर एंड शायद 30 जून के अंदर अंदर नहीं आ रहा, यानी कि 31 जुलाई आ रहा है, 30 अगस्त आ रहा है, 31 अगस्त आ रहा है, 30 सितंबर आ रहा है, या फिर एक इंडिविजुअल एओपीज है और इंडिविजुअल है, नेचुरल पर्सन है, तो वो दूसरी कैटेगरी में आ जाएंगे। उनके लिए क्या है कि जो भी ईयर एंड खत्म होता है उसके बाद जो पहला 30 सितंबर आता है उसके ऊपर आपकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है। अग्रीड? अच्छा, अब अदर रिलेवेंट डिस्कशन, ये टेस्ट ऑफ नॉलेज है, आपको मुझे बताना है, इसके ऊपर आंसर देने हैं, और जो आंसर आप देंगे वो साथ साथ लिखते भी जाइए।
3 एग्जांपल दीजिए जहां पे स्पेशल टैक्स ईयर एप्लीकेबल है। हाँ, राइस, राइस एक्सपोर्टर और बैंक और इंश्योरेंस, बिल्कुल सही। राइस एक्सपोर्टर और दूसरा कौन सा बताया? बैंक और तीसरा इंश्योरेंस। और इन तीनों के लिए कौन, मतलब कौन सा वाला? 31 दिसंबर। तीन के आपने तो नुस्खा पूरा कर दिया, कोई और बता सकते हैं? शुगर, मगर शुगर में 2 शराइत साथ है। एक तो वो कंपनी होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। और ये कब तक है? इसकी स्पेशल टैक्स ईयर कौन सी है? 30 सितंबर है ना। 30 सितंबर बोल दिया तो अंडरस्टूड है कि अक्टूबर से शुरू हुआ होगा और सितंबर पे खत्म हुआ होगा। सही है ना? अच्छा, ये बताइए कि CIR टू अप्रूव द एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर एंड इफेक्टिव डेट ऑफ चेंज टैक्स ईयर, कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन कितने दिनों में अप्रूव करता है? नॉट डिफाइंड, अभी बात भी हुई थी हमारी, नॉट डिफाइंड। दूसरा पार्ट, कि इफेक्टिव डेट क्या होगी जब भी अप्रूव करेगा? फर्स्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर। गुड, फर्स्ट डे ऑफ द चेंज टैक्स ईयर कह दो। फर्स्ट डे ऑफ द चेंज टैक्स ईयर। नॉट डिफाइंड पहले वाले पार्ट का। तीसरी बात, आपकी एप्लीकेशन जो है अप्रूव भी हो गई, फिर इसके बाद कमिश्नर कहता है भाई मैं अप्रूव को वापस ले लेता हूं, मैं नहीं मानता आपकी अप्रूवल। नहीं, फुल ऐसा वर्डिंग नहीं लिखी हुई, लॉ में कुछ और लिखा हुआ है। अब बात आपकी सही है, मगर जो लॉ में लिखा हुआ है जरा उसको जो, हाँ, फिजिबल नहीं है। फिजिबिलिटी डज नॉट एग्जिस्ट। वो जैसे किसी ने आवाज दी ना, वो बिल्कुल सही दी थी, मगर जो लॉ में लिखा हुआ है वो ही कह देते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट ना। सही। नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स अवेलेबल जब आपकी एप्लीकेशन फॉर चेंज ऑफ टैक्स ईयर जो है वो रिफ्यूज हो जाती है या फिर एक विड्रॉवल हो जाती है परमिशन की, आपको क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी देने के बाद विड्रॉ कर ली या एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी? अपील नहीं है इसमें, इसमें कुछ और वर्ड था। बिल्कुल, रिव्यू एप्लीकेशन किसके पास? कितने दिनों में? देख लो किताब में। नहीं है ना? तो रिव्यू एप्लीकेशन टू FBR, बस ये यहां पे आके रुक गया। ये कितने दिनों में जाएगा? ये नहीं डिफाइंड है, ऐसा ही है ना? FBR अगर अग्री नहीं करता तो कहीं और जा सकते हैं। क्यों? कि FBR का डिसीजन ये फाइनल है। सही है। अच्छा, अब नीचे 2 इलस्ट्रेशन है, बल्कि पास पेपर के ये सवाल आते हैं, आप मुझे इसको फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको बताना है, बल्कि पहले नहीं, पहले तो बहुत आसान है, ऐसे ही कर लेते हैं, दूसरे के ऊपर आप थोड़ा सोचिएगा। पहले तो ये बताइए कि स्पेशल टैक्स ईयर अगर आपका जो है वो 31 दिसंबर 2022 पे खत्म हो रहा है तो आप इसको डिनोट कैसे करोगे? STY 2023। अच्छा, नीचे है पार्ट बी में कि अगर स्पेशल टैक्स ईयर आपका 31 मार्च पे खत्म हो रहा है, STY 2022। नीचे नीचे वाला सेम नाम से आया और पहले वाला अगले साल के नाम से आया, ऐसा ही है ना? अच्छा, अब 2 और 3 को फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जरा आप उसको केयरफुली करिए, मुझे बताइए क्या आपकी राय बनती है।
ये पहला वाला और ये दूसरा। आप चाहें तो भले किताब खोल सकते हैं आप। हाँ, पहले ये चले, अब आपका टाइम खत्म हुआ। आइए, नॉर्मल टैक्स ईयर आपका 30 जून 2021 पे खत्म हुआ, इसका क्या नाम होगा? एनटीवाई 2021। एनटीवाई 2021। परमिशन ग्रांट हुई स्पेशल टैक्स ईयर की, जो कि 31 दिसंबर आइंदा होगा। तो न्यू टैक्स ईयर जो है वो कितने महीनों का होगा? 12 महीनों का होगा। स्पेशल टैक्स ईयर वुड बी ईयर कौन सा वाला होगा? बिल्कुल, जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022। सब एग्री हैं? जो एग्री ना हो प्लीज वो बता दे। हाँ, मैं तो अज्यूम कर रहा हूं कि सबको पता होगा। अच्छा, पीरियड जो है वो डेज से डेज तक ये एक सेपरेट टैक्स ईयर माना जाएगा, जिसका नाम होगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। कौन सा वाला? बिल्कुल, जुलाई 2021 से लेकर दिसंबर 2021 का जो 6 महीने का दरमियानी अरसा है, ये बीबी ने बताया कि भाई ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का नाम दे दीजिएगा। अग्री ने? चले, अच्छा ये इसका नाम क्या होगा? यानी कि इन्होंने जो बताया 31 दिसंबर 2021 के ऊपर जो 6 महीने का ट्रांजिशनल टैक्स ईयर पे खत्म होगा, उसका नाम क्या होगा? टीटीवाई 2022, अगले साल के नाम से। हाँ, असल में आपको क्वेश्चन की टोन से पता चल रहा है ना कि दे आर रिलाइंग ऑन द डेट्स रादर देन द थ्योरेटिकल एनालॉजी। ठीक है ना? एक चीज होती है ना कि बाज़ औक़ात कहा जाता है कि टेबल है, चेयर है, एटसेट्रा। तो आपको क्या कहना चाहिए एटसेट्रा में? कोई फर्नीचर के आइटम कहना चाहिए। उसमें आप रेफ्रिजरेटर और जो है वो वॉशिंग मशीन तो नहीं ऐड करोगी। इन द सेम वे जब क्वेश्चन होता है, उसकी टोन आपको मिल रही है कि डेटो में बात हो रही है, तो फिर आपको डेटो से ही फिल इन द ब्लैंक्स करना चाहिए। अग्रीड? अच्छा, दूसरे पे आइए, वो सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं हम जरा सा। स्पेशल टैक्स ईयर है जो कि दिसंबर 2021 में खत्म हुआ, 2022 अगले साल के नाम से। अच्छा, परमिशन ग्रांट हुई है, चेंज ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर जाएंगे, तो अब नॉर्मल टैक्स ईयर का पीरियड क्या होगा?
जुलाई 2022 से 30 जून 2023 डन। अच्छा पीरियड जो है वो डेट से डेट जो है आपको सेपरेट टैक्स ईयर यानी कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के नाम से देना है। कौन सा पीरियड? सही, 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022। 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर होगा और इसका टाइटल क्या होगा? इसी साल के नाम से होगा, TTY 2022 डन। सही। अच्छा अब वो थोड़ा मुश्किल वाला पार्ट सी। आपको ये बताना है कि जो ऊपर ए और बी में जो भी आपने निकाला है, जो भी आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल किए हैं, इसकी बेस पे आप रिटर्न की फाइलिंग की ड्यू डेट निकालिए और इसमें अजम्पशन ये लेना है कि ए में जो बंदा था वो इंडिविजुअल था और बी में जो बंदा है वो कंपनी। हर एक टैक्स ईयर जो भी इन्वॉल्व था, दोनों केस में एक टैक्स ईयर है, नॉर्मल भी है, स्पेशल भी है और ट्रांजिशनल भी है। हर एक की रिटर्न फाइलिंग डेट निकालिए क्योंकि जो भी टैक्स ईयर निकलता है उसका एक मकसद रिटर्न फाइलिंग भी होती है। देखिए टैक्स के पेपर में एक बहुत खास बात होती है कि आपको उसका प्रेजेंटेशन समझ में आ जाए कि मैं उसको प्रेजेंट कैसे करूं। अक्सर और बेशतर टैक्स में चीजें तो आपको पता होती है मगर फेल होने की एक वजह ये भी होती है कि आपको यही समझ में नहीं आ रहा होता है कि मुझे पेश कैसे करना है। आप सब लोगों को मालूम है कि चाय में क्या होता है, चाय में जो है वो पानी है, पत्ती है और 12 जो है वो तो दूध वाली पीते हैं वो दूध भी डाल देंगे और जो चीनी वाली पीते हैं वो चीनी भी डाल देंगे, मगर फिर भी जो है वो 12 हर एक का टेस्ट अलग अलग होता है ना। तो इसके ऊपर जो है वो टेस्ट अलग होने की वजह क्या होती है? टेस्ट अलग होने की वजह ये होती है कि भाई हमारा मामला जो है वो टेस्ट अलग होने की वजह इस तरीके से आ रही है कि भाई जो है वो हर एक को रेसिपी जो है वो नहीं पता होती है। कोई किस तरीके से मिलाता है, कोई किस तरीके से मिलाता है और कुछ बहरहाल अल्लाह ने किसी के हाथ में खास बरकत भी रखी हुई होती है। तो वो जो है वो उस बरकत की वजह से या फिर एक रेसिपी की वजह से उसको जो है वो पता होता है कि मुझे कैसे पेश करना है, तो उस पेश करने के मैटर के ऊपर जो है वो उसकी जो है वो पजीराई होती है। एग्जाम में टेक्स्ट के पेपर में इस बात की बहुत जो है वो अहमियत है कि आप किसी चीज को पेश कैसे करते हो। अब देखते हैं कि आप इस वाले पॉइंट को कैसे पेश करते हो जो अभी बता रहा हूँ। ये जो अभी सवाल आपको करना है इसमें आप इसको कैसे पेश करेंगे जरा ये बताइए। क्या कर लिया आपने? वाह यार। सीरियल नंबर, पर्सन, टैक्स ईयर, ये मैं आपको पूछ रहा था या बता रहा था कि ये होता है मकसद के भाई इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। इन्होंने 2 मिनट में कर लिया माशाल्लाह। इनकी जो है वो टेक्स्ट के पेपर में चल रहा है, इनका IQ मतलब अच्छी से उन्होंने निकाल भी लिया, मुझे अंदाजा है सही भी निकाला होगा। तो बहरहाल इसको इस तरीके से पेश करेंगे तो हम जो है वो फिर इसके मार्क्स जो है वो सही तरीके से सिक्योर कर सकेंगे। सीरियल नंबर ए है। सीरियल नंबर ए में क्या बोला है, कौन सा पर्सन? नहीं नहीं, पर्सन पर्सन। सीरियल नंबर ए में पर्सन इंडिविजुअल बोला है जी। चले, अब इसके 3 टैक्स ईयर है। कौन कौन से? NTY, आप मुझे बताएंगे डेटें कौन कौन सी हैं? 30 जून 2021। और दूसरा कौन सा था? आइंदा से कौन सा फॉलो करेंगे? 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 और 31 दिसंबर 2021। इसका नाम था NTY 2021, इसका नाम STY 2023 और इसका नाम TTY 2022। सब एग्री करते हैं? ये पिछला जो आपने सॉल्व किया था उधर से ही छापा है।
है ना, ए नंबर। अब इसकी ड्यू डेट रिटर्न पे बंदा है इंडिविजुअल 30 सितंबर 2021 गुड। 30 सितंबर 2023, 30 सितंबर 2022। हर दफा ये जा रहा है, हर साल जा रहा है 30 सितंबर पे। इंडिविजुअल और ईओपी आइडियली हमेशा सितंबर में ही जा रहे होते हैं। कोई शक, कोई मसला? अब आप इसको लिखने के बजाय मुझे दूसरे पे जवाब देना शुरू कर दीजिए, फिर आप एक साथ लिख लीजिएगा। इसको ना लिखिए, अभी मुझे जवाब देना शुरू कर दीजिए। अब अभी कंपनी ले लें, पीरियड 31 दिसंबर 2021 था ना, तो ये जो है वो था बेसिकली अभी का स्पेशल टैक्स ईयर। अच्छा, आइंदा से किस पे जा रहे हैं? 30 जून 2023 पे जा रहे हैं। तो ट्रांजिशनल क्या हो गया? 30 जून 2022। अच्छा, इसका नाम STY 2022। दूसरे वाले का NTY 2023, TTY TTY 2022। सही है ना? ड्यू डेट कंपनी है 30 सितंबर 2022 है। ये 31 दिसंबर ईयर एंड पे खत्म हो रहा है, जरा देखो उसमें टेबल में है। हाँ, तो कंपनी की ड्यू डेट रिटर्न फाइलिंग के उसमें पहले वाले बॉक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर आप जनवरी से हो तो दिसंबर है, और अगर जनवरी से जून में नहीं हो तो आप सेकंड कैटेगरी में आ जाते हो, है ना? तो क्या आ जाएगा? 30 सितंबर 2022, 31 दिसंबर 2000, 31 दिसंबर। इस साल में ये दो दफा जाएगा, एक दफा 12 महीने का जायचा लेके, एक दफा 6 महीने का जायचा लेके। अब आप चाहे तो लिख लें। ठीक है ना? हाँ, ये इंडिविजुअल है। आपके पास किताब में देखिए, हाँ इस पे देखिए, ये सेकंड कैटेगरी में आ रहा है। तो सेकंड कैटेगरी में क्या लिखा हुआ है? जब भी आपका ईयर एंड और 30 सितंबर पे जाना है आपको, है ना? सही। बस 2-3 मिनट में जल्दी जल्दी कर लीजिए।
बढ़े आगे, चले। अच्छा, अब हमने पिछली क्लास में एक मैप बनाया था, यानी कि हमें चार्जिंग सेक्शन को कवर करने के लिए सबसे पहले निकालना चाहिए टैक्स ईयर, फिर टैक्स ईयर निकालने के बाद हमें पर्सन निकालना चाहिए। पर्सन को फिर दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। और हमने टैक्स ईयर अल्लाह का शुक्र अभी मुकम्मल कर लिया। दूसरा एरिया था हमारा पर्सन, जो कि पेज नंबर 47 पे है। ऐसी बात हुई थी हमारी, वो टेबल बनाया था ना बोर्ड पे हमने, तो पेज नंबर 47 पे जल्दी से आ जाइए। अच्छा, वी लर्न फ्रॉम the preceding discussion that tax is chargeable on the taxable income of a person। जब भी किसी बंदे को अगर हमें जो है वो टैक्स करना होगा तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आपकी शख्सियत क्या है। आपकी शख्सियत जो है होगी, जैसे कि जो है वो 7 लोग जो है वो नीचे डिफाइन है, उसकी बेस पे पता चलेगा कि भाई उनके ऊपर टैक्स रेट जो है वो क्या लगेगा। आपको आइडिया है कि पर्सन अगर जो है वो इंडिविजुअल और एओपी होता है तो इसका टैक्स रेट कहां से आपको मिलता है? ऐसे नहीं बताया था, पेज नंबर तो बताया था, मगर एक एग्जामिनर को सारे बातें पेज नंबर थोड़ी बताएंगे। हम ये बोलेंगे, नहीं थोड़ा सा गलत कर दिया। ये बताया था कि अगर हमारे पास 7 पर्सन है, एग्जाम में 3 लोगों के टैक्स कर रहे होंगे, कौन से? इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी के। बाकी लोगों के क्यों नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह भी आ जाता है। तो 3 लोगों का टैक्स कर रहे होंगे, तो जो इंडिविजुअल और एओपी होगा उसका टैक्स रेट अपने को मिलेगा डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट स्केड्यूल में। और जो कंपनी होगी उसका टैक्स रेट हमें मिलेगा डिवीजन 2 पार्ट 1 फर्स्ट स्केड्यूल में। यही बात हुई थी। तो एग्जाम के अंदर तो हम ये नहीं कह सकते ना, पेज 54 55 वहां पे तो हम ये लीगल रेफरेंस दे रहे होंगे कि इंडिविजुअल और एओपी का हमें टैक्स रेट मिलेगा डिवीजन 1 में, और जो कंपनी होगी उसके अंदर हमें डिवीजन 2 के अंदर रेट मिलेगा। जो इंडिविजुअल और ईओपी का टैक्स रेट होता है वो कौन सा सिस्टम है? प्रोग्रेसिव है। और जो कि कंपनी का टैक्स रेट का सिस्टम है फ्लैट रेट है। वो फ्लैट रेट का मतलब ये कि भाई 1 रुपया हो कि 1 अरब रुपए हो, एक ही टैक्स रेट लगता है। और प्रोग्रेसिव का मतलब ये कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ऐसे ऐसे जो है वो टैक्स रेट बढ़ता है। जब इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स रेट बढ़ता हो तो इस निजाम के अंदर एक जो है वो तब्दीली आती है। क्या आती है? इक्वलिटी आ जाती है। ऐसे ही बात हुई थी हमारी। तो अगर आप पर्सन को नहीं निकालोगे तो आप फिर टैक्स रेट कैसे मालूम करोगे? तो पर्सन निकालना बहुत जरूरी है। जब तक पर्सन का मालूम नहीं होगा आपको टैक्स रेट का ही पता नहीं चलेगा। समझ गए ना? तो पर्सन को जो है वो इसलिए हम निकालने जा रहे हैं। इसके कुछ और भी रीजन है जो इंशाल्लाह आगे पढ़ाई में हमारे आते जाएंगे। अभी हमारी आज के दिन जो है वो इसके ऊपर नजर इस वजह से है कि कौन सा पर्सन है, कि अगर पर्सन नहीं पता चलेगा तो हम कैसे जो है वो उसका डिवीजन 1 या डिवीजन का अंदाजा लगाएंगे। तो पर्सन जो है वो 7, आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 करिए किताब में। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है कंपनी, तीसरा है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, चौथा है फेडरल गवर्नमेंट, पांचवा है फॉरेन गवर्नमेंट, छठा है पॉलिटिकल सब डिवीजन फॉरेन गवर्नमेंट, सातवां है पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये डब्बे के अंदर जो डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, डब्बे के अंदर ये जो डेफिनेशन है ये रही। इंडिविजुअल नंबर 1, दूसरा कंपनी नंबर 2, कंपनी के बाद कॉमा लगा के फिर तीसरा भी लिखा हुआ है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये नंबर 3 हो गया। चौथा फेडरल गवर्नमेंट है, पांचवा फॉरेन गवर्नमेंट, छठा पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, सातवां पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कितने? 7। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एसोसिएशन ऑफ पर्सन को आप एग्जाम में ओपी कहते हो, ठीक है? 3 हो गए। चौथा फेडरल गवर्नमेंट, पांचवा फॉरेन गवर्नमेंट, छठा पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, सातवां पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब इंडिविजुअल कितने टाइप के होते हैं? तो आप अपनी किताब में ही ऐसा मार्क कर लीजिएगा, थोड़ा सा किताब को रंगीन आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो इंडिविजुअल को 2 हिस्सों में मार्क कर दीजिए। नहीं, रेजिडेंट तो हर आदमी होता है, नॉन रेजिडेंट हर आदमी, सैलरीड और अदर्स। अदर्स है ना? अच्छा, जो सैलरीड इंडिविजुअल होता है इसका कैसे पता चलता है आपको? हाँ, मतलब इसका फार्मूला क्या है, हाउ टू डिफाइन? टैक्सेबल सैलरी जो है
वो ज्यादा हो, किससे? 75%। किसका? नहीं, टोटल नहीं है, टैक्सेबल है ना? वरना अगर आप इसमें नहीं हो तो आप चले जाओगे अदर इंडिविजुअल में। और अगर जो सैलरीड इंडिविजुअल होता है तो इसकी खासियत क्या है? ये कौन से वाले क्लॉज में खड़ा होता है? ये क्लॉज 2 वाला है। किसका क्लॉज 2? माशाल्लाह, डिवीजन 1 पार्ट 1 फर्स्ट स्केड्यूल। इसमें कितने स्लैब हैं? इसमें कितने हैं? इसमें 8 है। इसमें कितने? 7। इसमें 8। ये कहां तक जीरो है? 6 लाख तक जीरो है। ये भी 6 लाख तक है। ये कहां पे हाईएस्ट पे पहुंच जाता है? 12 मिलियन से ऊपर पे हाईएस्ट पे पहुंच जाता है। ये कहां पे? ये 6 मिलियन पे हाईएस्ट पे पहुंच जाता है। हाईएस्ट रेट कितना है? 35। यहां पे 35। डन। अच्छा, दूसरा कौन है पर्सन की कैटेगरी में? सीरियल नंबर 2, कंपनी। कंपनी के केस में क्या होते हैं? लाइक द का टैक्स रेट क्या होता है? इसका फ्लैट होता है। फ्लैट रेट 3 है, 29, 39 और 20 का है किसी कंपनी का। 20 किसका है? स्मॉल कंपनी का। और 39 बड़ी कंपनी का। डन। अच्छा, तीसरा कौन है? एओपी। एओपी का जो है वो मामला नॉन सैलरीड जैसा है। जो नॉन सैलरीड का टैक्स रेट होता है वही एओपी का होता है। एओपी का लॉ में नाम है एओपी। वैसे आप उमूमी तौर पर इसको जिंदगी में कहते हो कि ये पार्टनरशिप है। क्या है? ये पार्टनरशिप है। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा है चौथा नंबर? फेडरल गवर्नमेंट है। फिर क्या है? फॉरेन गवर्नमेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट? जो हमारे मुल्क की इस्लामाबाद शरीफ की गवर्नमेंट है, दिस इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। ये फॉरेन गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ कुवैत है, सऊदी अरेबिया घर में मुमलिकत ऑफ सऊदी अरेबिया है, सल्तनत ऑफ ओमान है। दे ऑल आर कॉल्ड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट क्या होता है? पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। फॉरेन गवर्नमेंट के अंदर एक और जो है वो गवर्नमेंट का डिवीजन, इसका उर्दू तर्जुमा ये हुआ सियासी धड़ा एक फॉरेन गवर्नमेंट के अंदर। उसकी कोई एग्जांपल आपको मालूम है कि आप दुबई गए हो? दुबई का नाम तो सुना ही है सब लोगों ने। दुबई जो है वो इटसेल्फ एक गवर्नमेंट है विद इन द गवर्नमेंट। यूएई गवर्नमेंट, यूनाइटेड अरब इमारात एक गवर्नमेंट है और उसके अंदर 7 गवर्नमेंट और है। उसमें दुबई है, उसमें शारजा है, उसमें अबू धाबी है, रास अल खेमा है, उसके अंदर उम्मे केस है। टोटल कितनी है? 7 गवर्नमेंट। किसके अंदर? यूएई के अंदर। ये सब किसी जमाने में छोटे छोटे गांव जैसे होते थे। यानी 1985 में अगर जो है वो आप जाते थे दुबई में तो वहां पे वो मछेरे जो है वो समंदर के किनारे जो है वो मछलियां पकड़ रहे होते थे। एक रेगिस्तान होता था दुबई में। आज दुबई जो है वो सिटी ऑफ हैपनिंग्स है। उसको हम सिटी ऑफ हैपनिंग कहते हैं। आप अगर साल में 6 दफा जाओगे तो हर 6 दफा में आपको अलग अलग लगेगा। कोई नई बिल्डिंग बन गई है, कुछ ये हो गया, वो हो गया है। वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। दुनिया भर के सारे डॉन, बदमाश, स्मगलर सब वहां पे जमा होते हैं। मगर वहां पे उसको गवर्नमेंट रस्सी से बांध के रखती है। पैसे वैसे भले लेके आइएगा और उन्हीं के दम से वो कंट्री चल रही है। मगर एक बार जो है वो बदमाशी यहाँ ना कीजिएगा। यहाँ पे बैठ के पूरी दुनिया में बदमाशी कीजिए, यहाँ पे हेडक्वार्टर बनाइए। दुनिया में जितने भी डॉन होते हैं ना, जिसको इंडियन फिल्मों में भाई कहते हैं, उन सबके हेडक्वार्टर्स दुबई में है। वो सब आपको जुम्मे की नमाज में मिलेंगे। वहां पे सारे नेक भी मिलते हैं। वीना मलिक भी आपको मिलेगी। तो वो ये जो बदमाश यहाँ की जो वो है एंकर, ये या जो मतलब सेलिब्रिटी, तो ये भी वहां पे मिलेंगे। सारे जो है वो नेक लोग भी वहां पे मिलेंगे। जाकिर नाइक से मेरी मुलाकात हुई है दुबई में। तो वो बहरहाल नेक लोग भी मिलेंगे। जिनको दुनिया में कहीं पे भी भाग दौड़ करनी होती है दुबई जाके बैठ जाता है। दुबई सबको वेलकम कर लेता है। एक दुबई और एक लंदन। हाँ, यूके में भी है। मतलब यहाँ पे भी जो है वो कोई किसी को भागना होता है तो डायरेक्ट यूके ही भागते हैं। नवाज शरीफ भी भागे हुए हैं। ये भी जो है वो मरियम भी जो है वो इनको मसला हुआ, वो चले गए। किसी जमाने में अल्ताफ हुसैन चले गए थे। मतलब अब वहां पे जा जाके जो है वो सीधे हो जाते हैं। यहाँ पे सारी बदमाशियां कर रहे होते हैं। अब वहां पे नवाज शरीफ साहब जो है वो ऐसे ऐसे अपने घर से निकल रहे होते हैं हाथ बांध के, यहाँ पे ऐसे खड़े होते हैं।
अल्ताफ हुसैन साहब का यहाँ पे क्या रोब होता था, मगर वहां पे उनकी निहारी की दुकान है, वाकई में निहारी की दुकान है, मजाक नहीं कर रहा। लंदन में बहुत अच्छी उनकी निहारी की दुकान है, सारे पाकिस्तानी वहां पे जमा होते हैं, निहारी भी मिलती है और पाए भी मिलते हैं। तो आप सुबह जो है वो जाए के, जब आपके आर्टिकलशिप वगैरह हो, आप लंदन माशाल्लाह बहुत बड़ी मार्केट हो गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, तो आप सुबह जो है वो पाइए खाइए और रात को जो है वो निहारी खाइए, और आप बोलेंगे कि मैं अजीजाबाद से आया हूँ, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट है। तो खैर, दुबई में बहरहाल जो है वो सिस्टम ये चलता है कि दुबई का एक खुद रूलर है जिसका नाम है शेख मोहम्मद, वो एक खुद गवर्नमेंट है। मगर ये छोटे छोटे गांव होते थे किसी जमाने में, तो इनको अपने जो है वो तहफ्फुज की फिक्र हो गई, तो इन्होंने क्या किया, 7 गवर्नमेंटों ने मिलकर एक नई गवर्नमेंट बना दी, और एक कॉमन रूलर भी जो है वो शेख जायद जो है वो, उसको जो है वो उन्होंने अपॉइंट कर लिया हमारा कॉमन रूलर। तो यूएई गवर्नमेंट एक फॉरेन गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो है वो 7 जो सब गवर्नमेंट बनी हुई है, उसको हम आज की जबान में कहते हैं पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। किसी जमाने में यानी 1990 से पहले यूएसएसआर जो होता था, जो रशिया जो पुराना, तो यूएसएसआर जो जिसको जो है वो तालिबान वगैरह ने जो है वो गिरा दिया, और सब जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चली थी, तो अमेरिका से पहले का जो सुपर पावर था यानी यूएसएसआर, वो भी इसी मॉडल पे चलता था, मगर वहां पे वो टूट फूट हो गई। अब इतना सच है वो छोटा सा रशिया रह गया जिसको हम मॉस्को के नाम से जा रहे हो आजकल। तो ये जो यूएसएसआर था ये भी इसी मॉडल पे था, मगर उसकी एग्जांपल आज बेकार हो गई। आज आपके पास दुनिया में सिर्फ एक ही एग्जांपल है पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट की, वो है यूएई की सब गवर्नमेंट्स। तो अगर पाकिस्तान में दुबई गवर्नमेंट आती है तो उसकी हम टैक्सेशन कर रहे होंगे कोई इनकम अर्न करने के मुतालिक, तो हम कहेंगे पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट की हम जो है वो टैक्सेशन कर रहे हैं। और अगर जो है वो आया इसके ऊपर जो है वो यूएई गवर्नमेंट, तो हम कहेंगे फॉरेन गवर्नमेंट की हम टैक्सेशन कर रहे हैं। अच्छा, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ है, यूनिसेफ है, यूएसएड है, आपने जो है वो सब नाम, यूएनओ है, इनका पाकिस्तान में काफी अमल दखल है बहुत सारी चीजों में। इफ दे आर गोइंग टू बी टैक्स इन पाकिस्तान, इन दैट सिचुएशन जो है वो हम इनको जो है वो टैक्स करते वक्त बोलते हैं कि आप पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो आपने इसके ऊपर जरा एग्जांपल्स लिख लेनी है। फॉरेन गवर्नमेंट के ऊपर क्या नाम लिखेंगे आप? यूएई गवर्नमेंट। अच्छा, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट के अंदर आप क्या लिखेंगे एग्जांपल? दुबई विद इन यूएई, वो शारजा वगैरह आप समझ गए, मतलब अब लंबा हो जाएगा। दुबई विद इन यूएई गवर्नमेंट, है ना? ये एग्जांपल्स आप लिख रहे हैं। पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या बोलना चाहेंगे? आईएमएफ कह दें, यूनिसेफ कह दें, है ना? कितने हो गए? 7 हो गए। 7 में से पहला कौन है? इंडिविजुअल। दूसरा कौन है? कंपनी। तीसरा कौन है? एओपी। चौथा कौन है? फेडरल गवर्नमेंट। पांचवा कौन है? फॉरेन गवर्नमेंट। छठा पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब इसके आगे एक ब्रैकेट लगा दीजिए, या आप ऐसा किताब में जो है वो आपने इसको मार्क किया हुआ है, क्या नंबर? 5, 6 और 7, ऐसी बात हो रही है ना? ये 5, 6 और 7 है ना हमारी पढ़ाई में, नॉट लाइकली टू बी टेक्स्ट। इनकी टैक्सेशन हमारी सिलेबस में आगे आएगी नहीं, बल्कि आज के आगे सीफेप में भी नहीं आएगी, आगे फाइनल में भी नहीं आएगी। नॉट लाइकली टू बी टेक्स्ट इन परस्यूएंस ऑफ, परस्यूएंस का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्स। क्या होता है? रेस्पॉन्स। इन परस्यूएंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डबल टैक्स ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब होता है माफी। ये आप लिख ले तो मैं समझाता हूं ये चीज क्या है। क्या लिखा है मैंने? नॉट लाइकली टू बी टैक्स इन परस्यूएंस ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन मतलब महफूज, ऑफ डबल टैक्स ट्रीटी। रेस्पॉन्स जवाब। आप किसी को कहते हो ना कि भाई इसने मेरे साथ गलत किया, तो कोई पूछता है कि भाई क्यों गलत किया, पागल हो गया है? नहीं नहीं नहीं, इन परस्यूएंस ऑफ माय बैड बिहेवियर, उसने मेरे साथ गलत किया। तो परस्यूएंस का क्या मतलब होता है?
रेस्पॉन्स, रेसिप्रोकेट करना, अदल बदल करना। समझ गए? अच्छा अब बताइए ये क्या चीज समझ में आई? आप जरा 1 मिनट सोचिएगा और फिर मुझे जवाब दीजिएगा, फौरन जवाब ना दें। ये क्या लिखा है, इससे क्या कोई समझाएगा मुझे? अगर आप मुझे समझाने की थोड़ी सी कोशिश करोगे, मैं करेक्ट करूंगा तो इंशाल्लाह लंबे अरसे तक आपको याद रहेगा। यस बिल्कुल 100% इन्होंने सही बताया कि भाई ये जब पाकिस्तान में कुछ अर्न करेंगे तो अर्न करके अपने मुल्क में ले जाएंगे। जब अपने मुल्क में लेके जाएंगे तो उस सूरत हाल में वहां पे इनकी दोबारा टैक्सेशन होगी। तो एक इनकम की दो दो ममालिक में जो है वो टैक्सेशन हो रही है, यानी कि एक इनकम की डबल टैक्सेशन हो रही है। इस डबल टैक्सेशन की माफी के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं। उस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स को कहते हैं डबल टैक्स ट्रीटी। उसमें यह होता है कि अगर दो ममालिक में एक इनकम का जो है वो तबादला हो रहा हो, जिसको हम अक्सर और बेशतर कहते हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन हो, समंदर पार ट्रांजैक्शन हो, तो समंदर पार ट्रांजैक्शन में नतीजा ये निकलता है कि दो जगहों पे टैक्सेशन होने का खदशा होता है। तो दो जगहों पे टैक्सेशन को बचाना हो तो समंदर के माबेन जो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती हैं वो क्या कर लेती हैं, डबल टैक्स ट्रीटी एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं, ताकि लोगों को मोटिवेशन रहे। मोटिवेशन वरना खत्म हो जाएगी, लोग कहेंगे नहीं उस मुल्क में जाके मुझे कुछ अर्न नहीं करना है। ये जो हम ग्लोबल वर्ल्ड की बातें कर रहे हैं कि दुनिया में ये सरहदें खत्म हो जाएं और सब एक साथ जो है वो कारोबार के लिए यकजा हो जाएं, तो ये तो फिर कभी भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि लोग बोलेंगे यार इधर से लेके इधर आ रहा हूं तो फिर दोबारा टैक्स देना पड़ रहा है। आइडियली तो मेरी इनकम कोई भी नहीं हुई, खाली इधर से निकाल के इधर रख दिया है, फिर भी टैक्सेशन होगा। हाँ भाई ये जेब जो है वो पाकिस्तान की है, ये जेब जो है वो यूके की है, तो बहरहाल दोबारा टैक्स होगा। इसके कुछ बचत का तरीका बताइए। उसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स होते हैं। उन एग्रीमेंट्स को क्या कहा जाता है, डबल टैक्स ट्रीटी। ये डबल टैक्स ट्रीटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इस वक्त दुनिया में कितने ममालिक है, ठीक है नहीं 204, ठीक है 204, कितने 204। अब ये 204 ममालिक के साथ हमारी सबके साथ अभी डबल टैक्स ट्रीटी नहीं है, 79 गवर्नमेंट के साथ है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कितने गवर्नमेंट के साथ साइन किए हुए हैं, 79 गवर्नमेंट के साथ, कि हमारे मुल्क में अगर आपका बासी आके कोई इनकम अर्न करेगा तो हम इसको यहाँ पे टैक्स नहीं करेंगे, आप अपने पास ही कर लेना। और हमारे मुल्क का बासी कोई आपके मुल्क में आएगा तो आप इसको टैक्स ना कीजिएगा, हम कहते हैं डबल टैक्स ट्रीटी। तो इस डबल टैक्स के सदके में ये लोग जब पाकिस्तान में आके कुछ अर्न कर रहे होंगे, ये तो फॉरेन गवर्नमेंट के लोग हैं, जब ये कर यहाँ पे आके काम कर रहे होंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि हम इनको पाकिस्तान में टैक्स नहीं करेंगे, ये अपने मुल्क में जाके ही टैक्स करवाएंगे। और किस चीज के सदके में इनकी टैक्सेशन माफ हो गई, डबल टैक्स ट्रीटी के सदके में। इसलिए हमारी पढ़ाई में ये नहीं आते, ये पाकिस्तान में कदम नहीं रखेंगे जब तक कि इनकी आमद से पहले इनके मुल्क के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट एग्रीमेंट ना साइन ना करे। कौन सा गवर्नमेंट, कौन सा एग्रीमेंट, डबल टैक्स ट्रीटी का। समझ आ गई बात? अब कितने रह गए, 4 रह गए। अच्छा फेडरल गवर्नमेंट के आगे आपने सीरियल नंबर 4 लिखा है। अच्छा ये जो है सेक्शन नंबर 49 के तहत ये एग्जाम्प्ट है। फेडरल गवर्नमेंट ही टैक्स इकट्ठा करती है और खुद ही टैक्स देना शुरू कर दे, तो दिस इज रेडिकुलस ना। अगर आप जो है वो मिसाल के तौर पे किसी जगह पे किसी काम के लिए मामूर हो, यानी कि एक ऐसी बात कर लूं मैं कि अगर आप जो है वो एक दुकान चला रहे हो, तो आपको अगर घर में कोई चीज की जरूरत पड़ेगी जो आपकी दुकान की चीज है, तो आपको थोड़ी प्राइस देनी पड़ती है, नहीं देनी पड़ेगी ना। तो इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ही लोगों से टैक्स इकट्ठा करती है। अब इस इनकम के ऊपर टैक्स देने जाएगी तो किसको देगी, अपने को ही देगी। तो अपने को ही टैक्स देना जो है वो दिस इज रिडिकुलस। तो दे हैव प्रोवाइडेड कि ये पर्सन तो है मगर इसकी टैक्सेशन कोई नहीं है, क्योंकि ये असल में ये कौन है, ये तो टैक्स कलेक्टर है। कौन, फेडरल गवर्नमेंट। तो कितने लोग बच गए, 3 लोग बच गए, इंडिविजुअल, एओपी और कंपनी। अच्छा एओपी कैसे बनती है जिंदगी में, अब आइए तो इसके ऊपर 3 नंबर एओपी, 3 तीसरे नंबर पे खड़ी है। एओपी कैसे बनती है जिंदगी में, पार्टनरशिप, हमेशा पार्टनरशिप जरूरी है। अगर आपने और मैंने अभी या क्लास के बाद नीचे गए और नीचे जो है वो लिखा हुआ है किसी गाड़ी के ऊपर कि अवेलेबल फॉर सेल, और आप और मैं वो गाड़ी खरीद लेते हैं, तो हमारी पार्टनरशिप हो गई क्या,
हमारा तो एक दूसरे को शायद नाम मालूम है, बाकी पार्टनरशिप किस चीज की है। जाहिर बात है थोड़े दिनों के बाद वो गाड़ी बेच देंगे तो हमारा तो आपस का अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। तो पार्टनरशिप के लिए हमेशा एओपी नहीं होती है। एओपी जो है वो 3 तरीकों से होती है। एओपी होती है बेसिकली ज्वाइनिंग ऑफ हैंड्स के लिए। किसके लिए? ज्वाइनिंग ऑफ हैंड्स के लिए। और ये ज्वाइनिंग ऑफ हैंड्स जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए 3 तरीकों से होगा। बिजनेस के लिए, वेंचर के लिए और ओनरशिप के लिए। ज्वाइनिंग ऑफ हैंड्स अगर ऑफ हैंड्स जो है अगर के लिए किया जाए, 3 मकसद किया जाता है, या तो बिजनेस के लिए, या वेंचर के लिए, या ओनरशिप के लिए। जब बिजनेस के लिए जो है वो हाथ मिलाए जाते हैं तो इसको कहा जाता है, जैसे आप लोगों ने कहा, पार्टनरशिप। क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप। और अगर वेंचर के लिए, वेंचर का मतलब एक दफा मिल रहे हैं, कि मिसाल के तौर पे कोई एग्जीबिशन लग रही है, वहां पे अपना स्टॉल लगा लेंगे, बाद में फिर हमारा ताल्लुक खत्म। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ज्वाइंट वेंचर। और एग्जाम के लिए इसको हम कह देंगे जेवी। सही है। और अभी मैंने इनको एग्जांपल दी कि हम क्लास के लिए आए, वापस जाने लगे, गाड़ी मिल रही है, सर आप और मैं मिलकर खरीद लेते हैं, थोड़े दिनों में प्रॉफिट में बेच देंगे, तो ये कहलाती है ज्वाइंट ओनरशिप। और इसको हम एग्जाम के लिए कहेंगे जेओ। तो ये होती है एओपी। यहां पे ये नहीं बोला कि ये हमेशा पार्टनरशिप होगी, ये क्या होगी? एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगी। एसोसिएशन से मतलब इश्तराक, मिलके। और पर्सन कौन है? एक से ज्यादा लोग मिलके। तो एक से ज्यादा लोग मिलके आपस में कुछ कारोबार करना चाहते हैं तो उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप। और अगर जो है वो एक वन टाइम एक्टिविटी करना चाहते हैं तो हम कहेंगे जेवी। और अगर जो है वो एक ओनरशिप को खाली कैरी करना चाहते हैं तो हम कहेंगे ज्वाइंट ओनरशिप। डन। नहीं नहीं नहीं, फेडरल मिनिस्टर और फेडरल गवर्नमेंट अलग है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप और आपके वालिद साहब और आपकी फैमिली अलग अलग है ना। हम एक ही घर में रहते हैं मगर इसके बावजूद भी हम सबकी अलग अलग शख्सियतें और अलग अलग शनाख्ती कार्ड है। इसी तरीके से फेडरल गवर्नमेंट बहरहाल एक अलग से इदारा है, और इसके अंदर जो इसको काम करके इसको मुरक्कब करते हैं वो लोग बहरहाल अलग अलग है करते हैं। तो ये सारे मिनिस्टर जो है वो टैक्स देते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि फेडरल गवर्नमेंट का एक ही इदारा मुल्क में कमा रहा है, कौन सा? एफडीआर। कितने कमाते हैं रोज के? रोज के 20 अरब रुपए कमाता है। और साल के कितने बन जाते हैं? 7,500 अरब रुपए। तो ये जो है वो खुद ही कमाता है, वो खुद ही अपने को टैक्स देना शुरू कर दे, इससे क्या फायदा है ना। तो इस वजह से जो है वो इसको टैक्सेशन से माफ किया गया है। बाकी अदरवाइज इसमें जो लोग काम करते हैं वो टैक्स देते हैं अपना अपना। चले, अब मैं वापस इस डेफिनेशन को पढ़ता हूँ। पर्सन जो है वो 7 होते हैं, माशाल्लाह बहुत डिटेल में आपने बातचीत पढ़ ली। इंडिविजुअल होता है, कंपनी होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती है। मगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन को पूरा बोलेंगे, ये शायद इनकॉर्पोरेट होगी। इनकॉर्पोरेट का मतलब बाकायदा हम इसको किसी इदारे के तौर पे रजिस्टर कराएंगे। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक डीड वीड सब बनती है। या फिर ये कि ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं होगी, खाली ऐसे ही फॉर्म्ड हो गई है। अगर हम एक्सपो सेंटर में कोई एग्जीबिशन में अगर स्टॉल लगा रहे हैं, कोई चांद रात पे स्टॉल लगा रहे हैं फोरम के अंदर या जो है वो डोलमैन मॉल के अंदर, तो जाहिर बात है कोई एग्रीमेंट एग्रीमेंट थोड़ी बनेगा, ये ज्वाइंट वेंचर हो जाएगा। तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फॉर्म्ड। और ऑर्गेनाइज और एस्टेब्लिश का मतलब ये हो जाएगा कि हमने आपस में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट जो है वो तय कर लिया चलते चलते, कि मिलके गाड़ी खरीद लेते हैं, थोड़े दिनों के बाद बेच देंगे। तो किसी भी दर्जे में इसका नाम हो, चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो, फॉर्म्ड हो, ऑर्गेनाइज हो और एस्टेब्लिश हो, इसमें 2 लोग हाथ मिला रहे होंगे। और चूंकि टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हाथ मिलाने का मकसद क्या होगा? कोई ना कोई जो है वो कारोबारी माश की सरगर्मी होगी, मुस्तकिल बुनियादों पे होगी तो पार्टनरशिप, और अगर मुस्तकिल बुनियादों पे ना हो तो जॉइंट वेंचर, और जो है वो किसी भी बुनियाद पे ना हो, खाली एक ओनरशिप के जो वजह पे हो, तो उस सूरत में जे हो।
फेडरल गवर्नमेंट चौथे नंबर पे, बट इट इज नॉट लाइकली टू बी टैक्स। व्हाई? फेडरल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट है, हम ये बोल देंगे बस। क्या बोलेंगे? सेक्शन 49 के तहत एग्जेम्प्ट है। अच्छा, फॉरेन गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट की, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर आल्सो नॉट लाइकली टू बी टैक्स। व्हाई? बिकॉज डबल टैक्स ट्रीटी की इनकी प्रोटेक्शन होती है। अच्छा, अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ाने जा रहा हूं। इसको जो है वो आपको बस एक मरतबा पढ़ के इसको फिर डिस्कार्ड कर देना है, इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, मगर इसमें जो एक दो पॉइंट समझने के हैं वो समझ लीजिएगा। एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो होता है जिसमें फर्म भी शामिल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी शामिल है। फर्म का मतलब यही पार्टनरशिप बिजनेस, और इसमें हिंदू अनडिवाइडेड भी शामिल है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, देखिए पाकिस्तान में जो पहला इनकम टैक्स का लॉ एडॉप्ट हुआ था, कौन सा हुआ था? 1922 का। अब 22 का जो लॉ था वो कोई मुसलमानों ने नहीं बनाया था, उस वक्त तो बड़े सगीर के अंदर हम पार्ट थे, उस वक्त या तो हिंदुओं ने बनाया था या अंग्रेजों ने बनाया था। तो उस वक्त हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट जो आ रहा था, इसी को इन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया है। आज के दिन हम इसको बोलते हैं ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब ये नहीं होगा कि इसमें एक या सारे हिंदू होंगे, मुसलमान भी होंगे, मगर ये के बहरहाल ये कौन सा है? ये ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है, ये कॉपी पेस्ट हुआ है। अच्छा, फिर आर्टिफिशियल, क्या मतलब होता है इसका? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल, इसका क्या मतलब होता है? हु इज आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन? ज्यूरिडिकल का मतलब क्या होता है उर्दू में? जुडिशियल नहीं है, वो तो जुडिशियल होता है जो आप, वो कानून होता है। ये ज्यूरिडिकल, ज्यूरिडिकल का उर्दू मतलब नहीं पता? इसका मतलब होता है इलाका। ज्यूरिडिकल का मतलब क्या होता है? इलाका। पूरा तर्जुमा करूं, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन का मतलब मसनूई, आर्टिफिशियल का मतलब मसनूई, ज्यूरिडिकल का मतलब इलाकाई, और पर्सन का मतलब शख्स। मसनूई इलाकाई शख्स, ये कौन है? आप लोग कभी सड़क पे जो है वो देखा है कि एक पर्टिकुलर गाड़ी होती है, उस गाड़ी के ऊपर जो है वो एक ब्लैक कैप लगी हुई होती है जिसपे लिखा होता है पीच पगारा, जिनको पुलिस पुलिस वाले भी कोई रोकते नहीं है। अक्सर वो नंबर प्लेट के बगैर की गाड़ी होती है। ये पीच पगारा या पीर पगारा जो है इंटीरियर सिंध में एक बहुत बड़ा जो है वो कॉन्सेप्ट है। ये हुर्रा फैमिली एक है पाकिस्तान में, वो फैमिली के जो है वो इनके पेश रवा है। पेश रवा मतलब यानी कि मजहबी जो है वो अकीदे हैं, कुछ रस्म रिवाज है। नहीं सुना आपने नाम? ये पीर पगारा जो है वो एक शख्स नहीं है, कॉन्सेप्ट है। एक पीर पगारा था जब पाकिस्तान बना था, उनका इंतकाल हुआ, उनके बाद इनका बेटा आ गया, उनका भी इंतकाल हो गया, अब ये इनका पोता है, और ये इनका इंतकाल हो जाएगा तो इन्होंने फिर जो है वो एक कहा जाएगा फैमिली का। इसी तरीके से होता है। इनको जो है वो बहरहाल ये विरसे में जो है वो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। अच्छा, और ये सिंध में अगर कोई भी गवर्नमेंट बनती है नई, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर आता है, तो सबसे पहली जगह जो विजिट करने की होती है वो पीर पगारा के पास होती है। उनको सलामी करनी पड़ती है, वरना वो अपनी हुकूमत कायम नहीं रख सकते हैं। बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है उनका। और वहां पे अगर इनके इलाकों में आप चले जाएं तो वहां पे सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उनके बारे में कोई आंखें ऊंची करके भी बात कर सको। वो बहुत ज्यादा जो है वो अजीब सा जो है वो उनका मामला है। आप उससे हकीकत रखते हो ना रखते हो, जबरदस्ती की हकीकत आपको रखनी पड़ेगी। पीर पगारा या पीच पगारा के नाम से मैं आपको कह रहा हूँ, कराची शहर में कोई पुलिस वाला इनकी गाड़ी नहीं रोक सकता है। अक्सर और बेशतर आप देखिएगा बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी चला रहे होते हैं ये। किसमें? वही वही लोग रहते हैं, वहां पे भी इनका होल्ड है। यहाँ पे भी है, फिर इसके अलावा कश्मीर रोड पे भी एक पर्टिकुलर जो है वो गली है, उसके अंदर भी है। तो ये जो पीर पगारा है, पीर पगारा है, इनके पास जो है वो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। फर्दर मोर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किससे आता है? पैसों से आता है। तो ये पैसे कहाँ से इनके पास आ रहे हैं? इनकी पूरी कम्युनिटी इनको चंदा करती है। वो चंदे की कोई टैक्सेशन वगैरह अगर कभी जिंदगी में करनी होगी, अभी तो इनकी गाड़ी को रोकना मना है, टैक्सेशन कहाँ से करने जाएंगे? मगर कभी अगर मौका आया टैक्सेशन करना होगा तो किस कॉन्सेप्ट से होगा? एओपी के तौर पे होगा। आप क्या बोलोगे? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। आगा खान का कॉन्सेप्ट भी यही है। आप में से कोई है आगा खान? आगा खानी है? तो आगा खानी का कॉन्सेप्ट यही है। आगा खान में यही है कि एक पर्टिकुलर आगा खान, गुलाम मोहम्मद आगा खान, फिर इसके बाद दूसरा सदरुद्दीन, फिर इसके बाद करीम आगा खान। तो ये कॉन्सेप्ट आगे चलता जा रहा है। और यहाँ पे भी जो है वो आगा खानियों की अपनी इन हाउस जो है वो सपोर्ट है। जाहिर बात है एक चंदा जमा होता है, और वो चंदे से बहरहाल जो है वो कम्युनिटी के या जो भी काम होते हैं। अगर आगा खान की जो एज अ हस्ती अगर हमें टैक्स करनी होगी तो वो हम कैसे करते हैं? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इसके अलावा अगर आपको में से कोई मज़ारों से अकीदत रखता है तो हर मज़ार के ऊपर जो है वो आपको वहां पे जानशीन, सज्जादा नशीन, गद्दी नशीन मिलेगा। जैसे कि अगर आपका जो है वो थोड़ा सा रुझान हो इसकी तरफ,
तो लाहौर में दाता दरबार है बाबा फरीदगंज शक्कर का, तो वहां पे हर साल जो है वो मुहर्रम के महीने में उनका जब उर्स होता है, तो उर्स में जो है वो दूध की सबीलें लगती हैं और वो सारा दिन 24 घंटे दूध ही पिला रहे होते हैं। तो इतना सारा पैसा कहाँ से आता है? सुना है मैंने कि साल का जो है वो कोई 25 करोड़ के करीब जो है वो चंदा जमा होता है। तो ये 25 करोड़ की अगर हमें टैक्सेशन करनी होगी तो किस कॉन्सेप्ट के तहत करेंगे? ये एओपी के जो है वो प्रॉपर टैक्सेशन करेंगे। आपको मालूम है अब्दुल्ला शाह गाजी मजार के ऊपर अगर क्लिफ्टन पे आप जाते हो, तो क्लिफ्टन पे जाने पे वो जो मजार के अंदर आप दाखिल होते हो तो एक बंदा बैठा होता है, वो चप्पलें संभालता है। आप उसको चप्पलें देते हो, फिर मजार के अंदर जाते हो, वो 10-15 रुपए आपसे लेता है चप्पल संभालने का। इसको ठेका मिला है इसे, तो वो 12 लाख रुपए का है इस बात के ऊपर कि भाई मैं यहाँ पे चप्पलें संभालने का काम, तो 12 लाख रुपए चप्पलें संभालने के ये सिंध गवर्नमेंट तो खुद कितना कमाता होगा साल में? 2-3 लाख रुपए तो कमा। तो ये मजारों पे चप्पलें संभालने वाले को जब आप इतने इतने पैसे दे देते हो, तो मजारों के अंदर चंदे कितने डालते होगे? तो वो चंदों का जब टैक्सेशन होगा, अगेन कौन से कॉन्सेप्ट के तहत होगा? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के तहत होगा। ये सारे बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट्स हैं, इनके तो बात की जा सकती है मगर पब्लिक फोरम पे बात नहीं की जा सकती, वरना जो है वो फतवा आएगा कि ये काफिर हो गया है, ये हो गया, वो हो गया है। क्लास में बात आपको समझाने के लिए करनी मकसूद थी, बस इसके ऊपर खामोशी इख्तियार कीजिएगा। कभी अल्लाह ने आपको मौका दिया टैक्सेशन करना होगा आपको, तो इनका टैक्सेशन किस कॉन्सेप्ट के तहत होगा? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के तहत। ये कोई एक शख्स नहीं है, ये पूरा एक कार्टल है। कार्टल मतलब पूरा एक निजाम है। सामने बंदा नजर आ रहा है मगर इसके पीछे बहुत सारी बेकिंग है जो कि चंदे जमा कर रही है। ये सारी चंदों की टैक्सेशन अगर कभी होनी है तो किस नाम से होगी? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन के तौर पे। अगली बात, या कोई भी ऐसी बॉडी और पर्सन हो जो कि फॉरेन लॉ के तहत बनती है, यानी पाकिस्तान से बाहर जो है अगर आपने कोई पार्टनरशिप वगैरह बनाई तो वो भी एसोसिएशन और पर्सन की डेफिनेशन में शामिल है। मगर कोई कंपनी कभी भी एसोसिएशन और पर्सन की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। कंपनी की डेफिनेशन नीचे आ रही है। फर्म क्या होती है? फर्म दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान का एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें प्रॉफिट के लिए बिजनेस किया जाता है, ये वाला जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। ये कंपनी की डेफिनेशन। बस 5-7 मिनट और। कंपनी के डेफिनेशन में पहले बोर्ड की डेफिनेशन आ रही है, उसको छोड़ के जरा नीचे आ जाइएगा। कंपनी की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझनी भी है और ये एग्जाम में लिखने को भी आ जाती है, तो इसको आपको याद भी करना पड़ेगा। याद करने का मकसद ये कि रूट लर्निंग, मैं जब आपको बता रहा हूँ कि ये चीज को याद करो तो आप किताब में उसको मार्क कर लेना। आपकी सिलेबस के अंदर कुछ डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में रिप्रोड्यूस करने को आ जाती है। तो जब मैंने मार्क करने को बोला तो आपको इसको मार्क कर लेना है, कंपनी के डेफिनेशन को। इसको रूट लर्निंग करनी है। कंपनी की डेफिनेशन ये है कि ये कंपनी वो होती है जो कंपनीज एक्ट के तहत बनती है। इसके अलावा इसके अंदर स्मॉल कंपनी भी शामिल है। इसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट है जो पाकिस्तान में किसी भी लॉ ऑफ फोर्स के तहत बनती है। इसके अंदर मुदारबा भी शामिल है। इसके बाद इसमें बॉडी ऑफ इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान भी शामिल है। इसके अंदर फॉरेन एसोसिएशन भी शामिल है जो कि जो है वो चाहे इनकॉर्पोरेटेड और नॉट हो, और विच द बोर्ड हैज बाय स्पेशल और जनरल ऑर्डर जो है डिक्लेयर करे कि भाई ये कंपनी की डेफिनेशन में शामिल है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, लोकल गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी भी ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, और इसके अलावा ट्रस्ट भी इसमें शामिल है। ट्रस्ट के आगे क्या लिखा हुआ है? इक्विटी नहीं, इसको काट के लिख दो एंटिटी। इक्विटी को काट के क्या लिखा? एंटिटी। कैसी एंटिटी है? जो कि एस्टेब्लिश हो और कॉन्स्टिट्यूटेड हो बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ये हुई कंपनी की डेफिनेशन मुकम्मल। 1 मिनट इसको देख लीजिए, फिर छोटा सा एक मैप बनाते हैं। जरा इसको देखिए आपको क्या समझ में आया। कंपनी की डेफिनेशन सबसे लंबी और सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, कंपनी के डेफिनेशन के अंदर 4 टाइप के स्टेटस शामिल है। बताइए आप कौन कौन से? कंपनी के डेफिनेशन के अंदर 4 स्टेटस शामिल है। नहीं, कंपनी ऐसे नहीं। कंपनी के स्टेटस के अंदर 4 शामिल है। कंपनी के अंदर कंपनी तो है ही, इसके अलावा और भी शामिल है। कंपनी के अंदर कंपनी भी है, कंपनी के अंदर सर्टेन स्पेशलाइज्ड स्टेटस भी है।
आप इसको ऐसे डेफिनेशन को याद रखिएगा, इंशाल्लाह एग्जाम में आपको काम आएगी। अच्छा, इसके अंदर एक और भी है, सर्टेन स्पेशलाइज्ड स्टेटस भी आ गया, सर्टेन गवर्नमेंट्स भी आ गई। अच्छा, फिर एक फॉरेन एओपी भी आ गई। अब बताइए कौन सी कंपनी जो है वो कंपनी के डेफिनेशन में शामिल है? इसमें लिखा हुआ है 3 टाइप की है। नहीं, स्मॉल नहीं है। बिल्कुल सही। इन्होंने कहा है 2 कंपनियां होती हैं, एक होती है लोकल कंपनी जो पाकिस्तानी बनी हुई होगी, और एक होगी फॉरेन कंपनी। पाकिस्तान से बाहर बनी हुई होगी। ये कौन सी लाइन में लिखा हुआ है, जरा देख के बताओ। नहीं, फॉरेन एसोसिएशन तो यहां पे है, वो तो बिल्कुल एंड में लिखी हुई है। ये है बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, लिखा हुआ है ना। लाइक कंपनी मेड अंडर कंपनीज एक्ट 2006 ऑफ यूके। कंपनी क्या होती है? जो पाकिस्तान से बाहर के किसी कानून के तहत बनी हुई होगी, जैसे कि सीए 2006। सीए 2006 यूके का लॉ है। वहां पे आपने कंपनी बनाई और पाकिस्तान में आप ब्रांच बना के काम कर रहे हो, तो आपको किस नाम से पुकारा जाएगा? फॉरेन कंपनी के नाम से। आपका टैक्सेशन कैसे होगा? कंपनी के तौर पे टैक्सेशन होगा, क्योंकि आप कौन सी लाइन में कंपनी के अंदर फॉल कर रहे हो? 5वें नंबर के अंदर। 5वें नंबर के अंदर है ना। लोकल कंपनी 2 तरीकों से आएगी, देख के बताइए डेफिनेशन में, 2 तरीकों से बनेगी। नहीं, वो तो इसमें आप प्रोविंशियल वगैरह गलत पहुंच गए। पाकिस्तान में कंपनियां बनती है तो 2 कानून से बनती है, इसी में लिखा हुआ है। बिल्कुल सही। कंपनीज एक्ट 2017 से बनेगी। नहीं, टैक्स ऑर्डिनेंस में तो कंपनी बनती नहीं है, टैक्स ऑर्डिनेंस में तो पहचान होती है कंपनी की, बनती तो कंपनीज एक्ट के तहत है। हाँ बिल्कुल सही, अंडर स्पेशल लॉ ऑफ पार्लियामेंट। आपको मालूम है कि इनकम टैक्स लॉ का सरबरा कौन है, यानी लॉ का निगरान कौन है? एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी एक कंपनी है, ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कानून में लिखा हुआ है। मगर वो कानून जिसके तहत एफबीआर को कंपनी बनाया गया है वो कंपनीज एक्ट नहीं है, उसका नाम है एफबीआर एक्ट 1997। क्या है? 1997 नहीं, 2007 है, ऊपर लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है बोर्ड की डेफिनेशन में। ये कैसे बना है? 2007 में एफबीआर एक्ट से बना हुआ है, अंडर स्पेशल लॉ ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं इसको? अंडर स्पेशल लॉ ऑफ पार्लियामेंट। और ये क्या है? जनरल लॉ है। किसी को भी कंपनी बनानी हो आइडियली यहाँ पे बनाती हैं, मगर गवर्नमेंट की कंपनियां नॉर्मली कहाँ पे बनती है? यहाँ पे बनती है। तो ये दोनों लोकल कंपनियां हो गई, ये फॉरेन कंपनी हो गई। अच्छा, अब इसके अंदर कंपनीज एक्ट में जो मुख्तलिफ कंपनियां बनती हैं, इसी के अंदर स्मॉल कंपनी भी बनती है। ये कौन सी लाइन में लिखा हुआ है? दूसरी लाइन में लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें कितने लोग हैं जो हालांकि कंपनी नहीं बन रहे, मगर टैक्सेशन का लॉ कहता है कि हम इसको कंपनी के तौर पे पहचानेंगे? आप देख के बताइए डेफिनेशन से। इसमें 5 हैं टोटल, जल्दी से बताइए। आप सही बता रही हैं। सबसे पहले है मुदारबा, इन्होंने कहा मुदारबा ले लीजिए, ठीक है मुदारबा ले लेता हूं। बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, और तीसरे नंबर पे ये कह रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को।
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम टैक्स की लैंग्वेज में एनपीओ भी कहते हैं। क्या कहेंगे? और ट्रस्ट कह दीजिए, और बॉडी और पर्सन, ट्रस्ट के साथ ही लिखा हुआ है, फॉर्म अंडर द लॉ, ऐसे लिखा हुआ है ना। हम्म, ये 5 लोग कंपनियां नहीं है, मगर इसको क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। जब इनका टैक्सेशन हम करने जाते हैं कहां पे? इनकम टैक्स लॉ के अंदर। ये इंशाल्लाह हम अगली क्लास में देख रहे होंगे कि मुदारबा क्या काम करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करता है। आज हम इस डेफिनेशन को याद करने का एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। 5 लोग स्पेशलाइज्ड स्टेटस में आ गए। सर्टेन गवर्नमेंट्स, एक तो फेडरल गवर्नमेंट थी, वो अलग से आ गई पर्सन के तौर पे। फॉरेन गवर्नमेंट वो भी अलग से आ गई। तो अब जो है वो 2 गवर्नमेंटें रह गई हैं। वो है अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और अ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट कौन सी वाली? ये वही वाली लोकल गवर्नमेंट जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी और हाफिज नईम उर रहमान के दरमियान में फड्डा चल रहा है कि हमारा मेयर होगा कि आपका मेयर होगा। तो मेयर सिस्टम वाली जो गवर्नमेंट होती है ये लोकल गवर्नमेंट कहलाती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब चारों सूबों की जो अलग अलग गवर्नमेंट है, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की, ये कंपनी के डेफिनेशन में छुपे हुए हैं। अच्छा, लगे हाथों इनकी भी बातचीत कर लेते हैं। ये भी सेक्शन 49 के तहत एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब इसके अलावा। एग्जेम्पशन वहां पे नहीं होगी जहां पे वेयर बिजनेस conducted, carried outside the jurisdiction। अगर सिंध गवर्नमेंट सिंध के अंदर कोई कारोबार करती है तो उसकी इनकम एग्जाम्प्ट है, मगर सिंध गवर्नमेंट अगर पंजाब में जाके काम करेगी तो फिर टैक्सेबल हो जाएगी। लोकल गवर्नमेंट कराची की जो है, अगर कराची में कोई कारोबार करती है तो एग्जाम्प्ट है, मगर अगर कराची से बाहर निकल के सखर में कोई कारोबार करती है तो फिर टैक्सेबल हो जाएगी। सेक्शन 49 में लिखा हुआ है कि एग्जाम्प्ट है, मगर एक्सेप्शन है किस चीज का? वेयर बिजनेस कंडक्टेड और कैरिड आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन, तो फिर ये क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे। डन। फॉरेन एओपी, जो पाकिस्तान से बाहर एओपी बनी हुई है, पाकिस्तान में आके कारोबार करती है, पाकिस्तान से बाहर फॉर एग्जांपल यूएसए में कोई पार्टनरशिप बनी हुई है, वो पाकिस्तान में आके कारोबार करती है, तो उस सूरत हाल में ये कंपनी की डेफिनेशन में शामिल हो जाएगी, मगर हमेशा नहीं होगा, ये कभी कभी होगा। कब होगा? लिखा हुआ है किताब में, बिल्कुल सही। वेयर एफबीआर थ्रू जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर कर दे एज कंपनी। जनरल का मतलब तमाम लोगों के लिए, स्पेशल का मतलब किसी मखसूस लोगों के लिए। तो एफबीआर अगर कहे फॉरेन एओपी कंपनी के डेफिनेशन में शामिल करो तो करेंगे, वरना अदरवाइज इसको कैसे लेके जाएंगे? एओपी ही लेके जाएंगे। लिख लिया आपने? चलो जल्दी जल्दी लिखिए, फिर एक चीज पूछ के खत्म करता हूं मैं।
वेयर FBR थ्रू, वही किताब में लिखा है, जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर्ड एज कंपनी। क्या हुआ, सही है। अब गिनो कितने हैं टोटल कंपनी के अंदर, कंपनी की डेफिनेशन, यानी किताब में से गिनने की बात कर रहा हूं। 11 है। अच्छा, आप मुझे आपको मुझे ये बताना है कि कौन सा कहां पे फिट होता है। हमने इसको 4 कैटेगरीज में लेके जाना है। 11 को कितनी कैटेगरी में, 4 की कैटेगरी में। पहला पढ़िए, पहला किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। दूसरा किस में आ रहा है, कंपनी के डेफिनेशन में आ रहा है। तीसरा, तीसरा फॉरेन कंपनी तो 5वें में शायद आ रहा है यार, क्या हो गया। तीसरा भी इसी में आ रहा है ना, ये रहा पार्लियामेंट का लॉ, ये है ना। तो पहला दूसरा तीसरा इधर आ गए। अग्रीड, कोई मुतमईन है, एक मसला है तो पूछिए। अग्रीड, 3 हो गए। चौथा सेकंड में आ गया। पांचवा वापस यहां पे आ गया, है ना। तो यहां पे कितने हो गए, 4। यहां पे कितने हो गए, 4 हो गए। यहां पे कितने हो गए, 4 हो गए। पांचवा यहां पे आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद फॉरेन AOP, ये हो गए, कितने हो गए, 6 हो गए। अच्छा, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इसके बाद बिल्कुल नीचे लोकल गवर्नमेंट, 8 हो गए। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो हो गए कोऑपरेटिव सोसाइटी, NPO, ट्रस्ट और बॉडी ऑफ पर्सन। तो 11 हुए कि 12 हुए, 12 12। आखिरी वाले पॉइंट को आपने एक लिया, मैंने 2 लिए हैं। कितने हुए टोटल, 12। दर्जन है, दर्जन लोग मिलके क्या बन रहे हैं, कंपनी बन रहे हैं। इनमें से किसी का भी मामला आएगा तो किसमें टैक्सेशन होगा, कंपनी के तौर पे टैक्सेशन होगा। वो कह रहा होगा कि मैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हूं, हम कहेंगे आपके ऊपर प्रोग्रेसिव रेट नहीं लगेगा, आपके ऊपर क्या लगेगा, फ्लैट रेट लगेगा। वो कहेगा मैं ट्रस्ट हूं, तो हम कहेंगे ठीक है आप ट्रस्ट है, मानते हैं। मगर आपको इनकम टैक्स लॉ में किस जबान में कहा जाता है, कंपनी के डेफिनेशन में। अरे मुझे पहले पता होता तो मैं कंपनी नहीं बन जाता, मैं क्यों ट्रस्ट बना हुआ हूं। तो भाई आप पहले हमसे पूछ लेते। अगर आप बन गए हैं इनमें से किसी में भी कैटेगरी में, तो आपको जो है वो कंपनी के तौर पे ही टैक्स किया जाएगा। समझ गए। तो इंशाल्लाह चले अगली क्लास में इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद भी करनी है और इसकी कुछ एनालिसिस और भी हमें करनी है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में।